जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो यह हमारा पैडी कल्टीवेशन का वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले मैंने धान के बारे में एक और वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को पढ़ें। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर में आने के बाद सभी विषय इंग्लिश में पढ़ाई होती है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को इंग्लिश में ही सारी चीज़ें अभी से पढ़ाई जाए और उसको जो एक्सप्लेन हिंदी में किया जाए, ताकि आप लोगों को जो है आने वाले समय में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनको प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कुछ बेसिक टर्म के बारे में जाना था कि राइस का जो है बोटानिकल नेम क्या होता है, फैमिली क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, और उसका कौन कौन सा स्पीशीज़ का कल्टीवेशन होता है। उसके बाद टेस्ट वेट कितना होता है। उसके बाद अलग अलग वैरायटी के बारे में, धान में कितना % प्रोटीन पाया जाता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेनली कि पैकेज एंड प्रैक्टिस। पैकेज एंड प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि अगर हम लोग को धान की खेती करना है तो हम लोग को किस किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कि उसके लिए किस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए, किस प्रकार का सॉइल चाहिए, सॉइल का पीएच मान कितना चाहिए, वाटर को किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं, वीड को किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं, फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट का मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं, और बहुत सारे चीज़ आते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो हम लोग बिना टाइम गवाए वीडियो में आते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है पैकेज एंड प्रैक्टिसेज ऑफ पैडी कल्टीवेशन, धान की खेती। ठीक है, सबसे पहला हमारा इसमें टॉपिक है क्लाइमेट एंड सॉइल। मतलब कि धान की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। देखिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब होता है कि उमस टाइप का गर्मी। ठीक है, जब बारिश पड़ता है और उसके बाद जब गर्मी करता है तो उसमें क्या आता है, उमस टाइप का गर्मी आता है। तो उस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए धान की खेती के लिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं। उसके बाद ध्यान रखना हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, एच और एच। ठीक है, एच मतलब हो गया हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मतलब कि गर्म जलवायु चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब एक औसत तापमान चाहिए कितना, 20 से लेकर 35 डिग्री सी तक, 20 से 35 डिग्री सी तक तापमान चाहिए। और फॉर ब्लूमिंग, ब्लूमिंग का मतलब होता है फूल आना। ठीक है, मतलब कि फूल उसमें आने के लिए 26 से 29 डिग्री तापमान चाहिए। और राइपनिंग, राइपनिंग मतलब कि जब उसमें दाना जब पकता है, दाना जब मेच्योर होता है हार्वेस्टिंग के लिए, तो उस समय तापमान चाहिए 20 से 22 डिग्री सी। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग जो नोट कर लीजिए। उसके बाद है कि एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, मतलब कि जब दाना जब पकने लगता है तो उस समय जो है ब्राइट सनशाइन एंड लो टेम्परेचर। ब्राइट सनशाइन का मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से सुबह और शाम को धूप निकलता है तो हल्का तेज़ होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब कि धूप में बहुत ज़्यादा धूप जो है हार्ड नहीं होता, मतलब उतना अधिक जो है तेज़ नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं। तो ब्राइट सनशाइन का मतलब जैसे कि सुबह और शाम में क्या होता है, जब हम लोग के बॉडी पर धूप पड़ता है तो हमारा परछाई क्या होता है, बॉडी से दूर बनता है, तो उस प्रकार का जो सनशाइन होता है उसको बोलते हैं ब्राइट सनशाइन। और लो टेम्परेचर कब, एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, पकने के समय पर। तो कह रहा है कि अगला पॉइंट है इफ़ टेम्परेचर गोज 20 डिग्री सी बेलो, अगर तापमान जो है 20 डिग्री से कम हो जाता है तो क्या होता है, इम्परफेक्ट फीलिंग ऑफ ग्रेन्स। तो कहीं कहीं पेनिकल में, मतलब उसका जो बाली होता है, कहीं कहीं बाली में दाना भरेगा, कहीं कहीं बाली में दाना नहीं भरेगा। ठीक है, अगर 12 डिग्री से कम टेम्परेचर आ जाता है तो नो ग्रेन फॉर्मेशन, कोई भी दाना उसमें नहीं बनता है। और कंप्लीट स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी का मतलब होता है बांझपन, मतलब कि उसमें कोई भी दाना नहीं बनता है। इफ़ टेम्परेचर गोज एबव 37 डिग्री सी एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, मतलब कि अगर पुष्पन के समय जब उसमें फूल आता है उस समय अगर 37 डिग्री से अगर अधिक तापमान हो जाए तो पोलन बर्न्ट, उसका जो पोलन ग्रेन होंगे वो जो है जल जाते हैं, और रिड्यूस पॉलिनेशन, और जो है परागन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि परागन नहीं होगा तो उसमें सीड का फॉर्मेशन, उसमें बीज नहीं बनेगा, उसमें ग्रेन नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद सॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, और जो है आगे के सेमेस्टर के भी एग्जाम में आता है कि धान के लिए किस प्रकार के सॉइल चाहिए। और इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि धान और गेहूं के सॉइल में। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि धान के लिए चाहिए क्ले लोम सॉइल। ठीक है, क्ले सॉइल में क्या होता है कि जल को रोकने की क्षमता होती है। तो धान के लिए कौन सा सॉइल बेस्ट है, वो है क्ले लोम सॉइल।
पीएच का मान, पीएच वैल्यू की बात करें तो वो है 4 से 6, ठीक है, या उसी को बोलते हैं स्लाइटली एसिडिक, मतलब कि हल्का एसिडिक चाहिए पीएच वैल्यू, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जो हमेशा याद रखिएगा, खास करके कि धान में किस प्रकार का सॉइल कब सकता है, तो बहुत बड़ा एग्जाम में आता है और अक्सर स्टूडेंट वहाँ पर गलती कर देते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग कल्टीवेशन मेथड का, ठीक है। तो एक होता है इफ़ वाटर अवेलेबल और इफ़ वाटर स्कार्सिटी, मतलब कि जहाँ पानी उपलब्ध है और जहाँ पानी की कमी है। तो जहाँ पर पानी उपलब्ध है तो उसको बोलते हैं कि एक लोलैंड, जहाँ पर पानी की कमी है उसको बोलते हैं अपलैंड, ठीक है। और जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है, जहाँ पर पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, वहीं पर हम लोग जो है मोस्टली धान की खेती करते हैं। तो हम बात करते हैं लो लैंड कल्टीवेशन, जहाँ पर पानी की उपलब्धता है। तो मोस्ट कॉमन सोइंग मेथड, तो वहाँ पर हम लोग जो है सोइंग मेथड किससे करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता है कि ट्रांसप्लांटिंग में होता है कि सबसे पहले हम लोग धान के लिए बिचड़ा, मतलब कि छोटे पौधे को तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं सीडलिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। धान के लिए सबसे पहले हम लोग जो है छोटे पौधे को तैयार करते हैं, उसको मूरी बोलते हैं हिंदी में। उसको तैयार करने के बाद फिर उसको जो है मेन फील्ड में हम उसको शिफ्ट करते हैं, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब हुआ क्या कि सबसे पहले हम बीज से जो है प्लांट को उगा लिए, अब उस प्लांट को मेन फील्ड में शिफ्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। और एक टर्म होता है प्लांटिंग। प्लांटिंग का मतलब होता है कि प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट, जैसे कि हम लोग जब आलू की खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है, आलू जो होता है उसी को काट कर या आलू को ही खेत में रोप देते हैं। तो अगर हम कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट को लगा रहे हैं खेत में, जैसे कि आलू में लगाते हैं आलू को काट कर, उसी प्रकार से जो गन्ना में भी हम लोग जो है गन्ना को काट कर खेत में लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लांटिंग, ठीक है। और तो प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग के बीच आप लोग को अंतर समझ में आया होगा कि ट्रांसप्लांटिंग में सबसे पहले सीड से हम लोग बिचड़ा तैयार करते हैं, मतलब कि छोटा पौधा को तैयार करते हैं, उसके बाद उसको मेन फील्ड में मतलब कि उसको शिफ्ट करते हैं। और प्लांटिंग का मतलब हुआ कि प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से, या तो उसके जो है ट्यूबर से या उसके स्टेम से, तो उसको बोलते हैं प्लांटिंग। तो आगे है डायरेक्ट सोइंग, ठीक है। डायरेक्ट सोइंग कहाँ होता है, मोस्ट कॉमन इन अपलैंड, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सोइंग करते हैं। तो डायरेक्ट सोइंग करने के दो मेथड, एक है सीड ड्रिल इन लाइन और एक है ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसप्लांटिंग मेथड का, क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट। धान के खेत में मोस्टली जो है ट्रांसप्लांटिंग मेथड का ही उपयोग किया जाता है। देखिए ट्रांसप्लांटिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 1 हेक्टेयर का खेत है, ठीक है, तो इसका 1/10 पार्ट, मतलब कि 1/10 पार्ट में हम लोग जो है इस खेत में नर्सरी तैयार करते हैं। वही लिखा हुआ है कि नर्सरी जो तैयार करते हैं होता है 1/10 ऑफ पार्ट ऑफ मेन फील्ड, मतलब कि जितना हमारा खेत होता है उसका उसके 10वें भाग में हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं। अगर हम लोग का 10,000 मीटर स्क्वायर का खेत है तो उसमें 1,000 मीटर स्क्वायर में हम लोग जो है ट्रांसप्लांटिंग का काम करते हैं, मतलब उसमें जो है नर्सरी तैयार करते हैं। वही अगर SRI मेथड से लगाते हैं, SRI का फुल फॉर्म आप लोग के एग्जाम में आता है, आप लोग लिख लीजिए। S का मतलब होता है सिस्टम, SYSTEM सिस्टम, ठीक है। सिस्टम ऑफ, R का मतलब राइस, I का मतलब इंटेंसिफिकेशन, INTENSIFICATION, ठीक, इंटेंसिफिकेशन। SRI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, INTENSIFICATION इंटेंसिफिकेशन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आता भी है कि SRI का फुल फॉर्म क्या होगा। तो अगर SRI मेथड से हम लोग धान की खेती करते हैं और इसी को हिंदी में बोलते हैं श्री मेथड, ठीक है। अगर हम लोग जो है धान खेती श्री मेथड से करते हैं तो 1/100 पार्ट ऑफ मेन फील्ड, अगर हमारा खेत 10,000 मीटर स्क्वायर का है तो उसके मतलब उसके जो है 100वें भाग में हम लोग जो है नर्सरी तैयार करते हैं। वही अगर डेपोक मेथड से हम लोग खेती करते हैं तो उसमें 60 से 65 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग जो है सीडलिंग को तैयार करते हैं, मतलब उसका नर्सरी को तैयार करते हैं। तो इससे मेनली यह क्वेश्चन आता है कि जो है ट्रांसप्लांटिंग में जो है ना, जब हम ट्रांसप्लांटिंग से धान की खेती करते हैं तो उसमें कितने भाग में नर्सरी तैयार करते हैं, तो 1/10 पार्ट ऑफ मेन फील्ड। इसको आप लोग को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं सीड रेट, ठीक है, कि सीड रेट का मतलब होता है बीज दर, ठीक है, कि कितना हम लोग को खेत में बुआई के लिए बीज की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहला है कि नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग मेथड,
अगर हम लोग जो है नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग मेथड को अपनाते हैं तो अगर बोल्ड सीड है, ठीक है, बोल्ड सीड का मतलब हो गया कि थोड़ा सा बड़ा सीड। अगर बोल्ड सीड है तो उसमें 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर हमको सीड लगेगा। अगर स्मॉल सीड है तो उसमें 30 से 35 केजी पर हेक्टेयर सीड लगेगा, ठीक है। उसके बाद है ब्रॉडकास्टिंग। और एक बात और कि सीड रेट का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको आप लोगों को पूरे याद कर लेना है। आगे है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि छिटकवा विधि, मतलब डायरेक्टली हम लोग फील्ड में जाते हैं और हाथ से बीज को खेत में छींट देते हैं, तो उसमें लगता है 100 केजी पर हेक्टेयर। उसके बाद है लाइन सोइंग। अगर हम लोग जो है लाइन सोइंग करते हैं, मतलब क्या कि इस प्रकार से अगर हम जो है इस प्रकार से हम लोग लाइन में बीज की बुआई करते हैं तो उसमें 60 केजी पर हेक्टेयर हम लोग को सीड लगता है। उसके बाद हाइब्रिड। हाइब्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि हाइब्रिड राइस का सीड रेट कितना होता है, तो वो होता है 15 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद है बासमती राइस। देखिए बासमती राइस में नॉर्मली जो है 20 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट लगता है, लेकिन अगर हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसमें लगता है 35 से 40 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। और SRI मेथड और डेपोक मेथड, ठीक है, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि SRI मेथड में सीड रेट कितना होता है। और आगे जब आप लोग किसी भी कॉलेज से BSc एग्रीकल्चर कीजिएगा तो वहाँ भी वाइवा में यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि SRI मेथड में सीड रेट कितना लगेगा। देखिए SRI मेथड में जो सीड रेट होता है वो होता है 5 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। और डेपोक मेथड में जो सीड रेट होता है वो होता है 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो डेपोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और SRI भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डेपोक से आप लोग को ध्यान रखना। देखिए अगर हम लोग डेपोक को हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखा आएगा डेपोक, ठीक है। देखिए डॉ से डेपोक और डॉ से डेढ़, डॉ से क्या हो जाएगा 1.5, तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। डॉ से डेपोक, डॉ से 1.5, तो 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर हम लोग को सीड रेट लगता है डेपोक में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है सोइंग टाइम। अब हम लोग बात करते हैं कि सोइंग टाइम के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीजन, सोइंग और हार्वेस्टिंग। जैसा कि आप लोग को पता है कि धान की खेती अब तीनों मौसम में की जाती है, मतलब कि खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में होती है। तो वही प्री खरीफ, खरीफ और मतलब कि पोस्ट खरीफ जिसको स्प्रिंग बोलते हैं। तो अगर हम लोग खरीफ से पहले कहें, अगर हम धान की खेती करते हैं तो उसको बोलते हैं अस या ऑटम राइस। अगर खरीफ में करते तो उसको बोलते हैं अमन या अघनी राइस। अगर स्प्रिंग में करते तो उसको बोलते हैं बोरो राइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा कि अस धान जो होता है, अस राइस जो होता है, उसकी जो सोइंग के टाइम है वो है अप्रैल से मई, ठीक है। और इसका हार्वेस्टिंग का टाइम कब है, सितंबर से अक्टूबर। उसके बाद अमन को बोलते हैं खरीफ राइस या अघनी राइस, उसका है जून जुलाई और इसका हार्वेस्टिंग का समय वो है अक्टूबर नवंबर। उसके बाद है कि बोरो, स्प्रिंग या समर, ठीक है। तो इसका बुआई का समय ये नवंबर से दिसंबर और इसका हार्वेस्टिंग का टाइम है, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई, कटाई का समय है मार्च से अप्रैल। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है अमन और बोरो, ठीक है। इनसे बहुत बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बोरो धान की बुआई कब होती है, तो ठंडे मौसम में होते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो हमारा मेन फील्ड होता है, अगर उसमें ट्रांसप्लांटिंग करना है तो उसका 1/10 पार्ट में हम लोग जो है नर्सरी लगाते हैं। तो जब हमारा नर्सरी तैयार हो जाता है तो उसको हम मेन फील्ड में ट्रांसफ़र कब करते हैं। देखिए जो छोटा पौधा होता है, जो हम लोग जो नर्सरी में पौधा को उगाते हैं उसको बोलते हैं सीडलिंग। तो जब नर्सरी में सीडलिंग प्रिपरेशन हो जाता है तो हमें उसको जो है मेन फील्ड में ट्रांसफ़र करना होता है। तो वही लिखा है टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। तो ये होता है 20 से 30 DAS। DAS का मतलब होता है डे आफ्टर सोइंग, मतलब बुआई के उतने दिन के बाद। तो बुआई के 20 से 30 दिन के बाद हम लोग मेन फील्ड में उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अगर SRI मेथड से हम लोग जो है धान की बुआई करना है तो उसके नर्सरी को एग्जैक्टली 12 दिन के बाद मेन फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। और डेपोक मेथड से लगाना है तो 11 से 14 दिन के बीच में। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेन फील्ड, कि हम लोग जो है खेत की जो तैयारी कैसे करते हैं। धान को खेत में लाने से पहले हम लोग को खेत की तैयारी करना पड़ता है। तो धान में सबसे एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है, यानी कि एक्टिविटी होती है, वो होती है पडलिंग, ठीक है। मतलब कि ट्रांसप्लांटिंग से पहले हम लोग को फील्ड में पडलिंग का मतलब होता है करवा करना, मतलब खेत को कादो करना। वो
क्यों क्यों करते हैं तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पडलिंग का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। पहला है टू सॉफ्टन द सॉइल, मिट्टी को मुलायम करने के लिए। डिस्ट्रॉय सॉइल एग्रीगेट्स एंड टू प्रोड्यूस सॉइल स्ट्रक्चर। देखिए मतलब कि सॉइल एग्रीगेट्स का मतलब होता है जो भी बड़े बड़े सॉइल के टुकड़े हैं, मतलब कि मिट्टी के जो ढेले होते हैं उनको जो है तोड़ना है और एक अच्छा सा जो है ये सॉइल का स्ट्रक्चर बना कर देना है, ताकि उसमें जो है क्या कि जो हमारा सीडलिंग है वो उसमें फिट बैठ पाए। उसके बाद है टू रिड्यूस द परकोलेशन लीचिंग ऑफ वाटर। देखिए परकोलेशन एंड लीचिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं क्या कि ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल में हम पानी दे दिए, मान लेते हैं क्या कि ये सॉइल का लेयर है, तो अगर पानी मान लेते हैं क्या कि अभी ये ऊपर का लेयर में, ठीक है, इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3। अगर पानी अभी जो है 1 लेयर में है, तो जब वह मतलब कि सॉइल में है, अगर वह 1 से 2 लेयर में या 2 से 3 लेयर में जाएगा, मतलब सॉइल के अंदर ही अगर वाटर मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, परकोलेशन, ठीक है। एक होता है लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है कि मिट्टी के साथ पोषक तत्व का नीचे की ओर जाना। मतलब अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर जो है कैल्शियम नामक का पोषक तत्व है, ठीक है, अगर यह पानी में मिलकर मिट्टी से ऊपर के लेयर से नीचे के अगर लेयर में जा रहा है तो उसको बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। तो लीचिंग में क्या होता है कि हमेशा जो है न्यूट्रिएंट का लॉस होता है, मतलब कि पोषक तत्व की हानि होती है। और अगर पोषक तत्व अगर नीचे चल जाता है तो क्या होगा, वह प्लांट के रूट से दूर हो जाएगा और प्लांट उसको नहीं, मतलब कि अपटेक नहीं कर पाएगा। और परकोलेशन का मतलब क्या होता है कि मिट्टी में पानी है और मिट्टी के अंदर अंदर ही पानी जो नीचे की ओर जा रहा है, केवल पानी जाएगा तो परकोलेशन, पानी के साथ पोषक तत्व जाएगा तो लीचिंग। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, टू रिड्यूस द परकोलेशन एंड लीचिंग ऑफ वाटर। जैसे कि क्या होता है कि आप लोग पर ये क्या होता है कि धान के खेत में हमेशा जो है पानी लगा रहना चाहिए। तो अगर हम लोग ऐसे ही केवल खेत में पानी पटा के छोड़ देंगे, क्या होगा कि कुछ समय के बाद वो जो है पानी जो है परकोलेट, मतलब कि नीचे की ओर भाग जाएगा, या लीचिंग ऑफ वाटर, या जो है कि पानी के साथ जो है पोषक तत्व मिल के वो जो है नीचे की ओर चल जाएंगे। इसलिए हम लोग खेत को क्या करते हैं, कादो कर देते हैं, पडलिंग कर देते हैं, ताकि ये परकोलेशन जो है वह रिड्यूस हो सके, मतलब कम हो सके, और लीचिंग ऑफ वाटर भी कम हो सके। उसके बाद किल दी वीड। अगर हम लोग खेत में पूरे कादो कर देते तो जो भी उसमें वीड है वो सब वीड क्या मर जाएंगे। मतलब कि खेत में अगर पूरे पानी अगर जमा रहेगा तो खरपतवार जो है ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, क्योंकि अगर उनका जो है जड़ के पास पूरे अगर पानी रहेगा तो अल्टीमेटली प्लांट जो है वो किल यानी कि मर जाएगा। और पडलिंग हम लोग किससे करते हैं, तो पडलर या केज व्हील से, ठीक है, पडलर या केज व्हील से पडलिंग करते हैं। आफ्टर पडलिंग ट्रांसप्लांटिंग शुड बी डन। जब हम लोग खेत में पूरे कादो कर देते हैं तो उसके बाद हम लोग ट्रांसप्लांटिंग की क्रिया करते हैं। पडलिंग रिक्वायर्स 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। पडलिंग के लिए क्या होता है, खेत में 25 सेंटीमीटर की पानी लगा रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि स्पेसिंग, कि धान में कितने स्पेसिंग चाहिए। तो रो टू रो, मतलब कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी, जैसे मान लेते हैं यहाँ एक पंक्ति यहाँ एक पंक्ति है, तो इस दोनों पंक्ति के बीच की दूरी कितना, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। और प्लांट टू प्लांट, यहाँ एक प्लांट है और यहाँ एक प्लांट है, तो इस दोनों प्लांट के बीच का जो दूरी होगा वो होगा 10 से 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे है हिडलिंग, ये सीडलिंग या हिल। तो इसमें क्या होता है 2 से 3 प्लांट पर हिल। मतलब क्या करते हैं ना, हम लोग एक जगह 2 से 3 प्लांट को एक ही जगह लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि अगर एक आध प्लांट अगर मर भी गया तो दो, मतलब कि 1-2 अगर एक्स्ट्रा प्लांट लगाएंगे तो क्या होगा कि हमको कुछ न कुछ उपज मिल जाएगा, इस कारण से लगाते हैं। डेपोग मेथड में लगाते हैं 5 to 6 प्लांट्स पर हिल, और इसका डेप्थ जो होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर। और जिस जगह पर हम लोग लगाते हैं मतलब कि सीडलिंग को, उस स्थान को बोलते हैं हिल। और SRI मेथड में क्या होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है 25 × 25। 25 × 25 का यहाँ मतलब होता है, यहाँ देखिए रो टू रो का डिस्टेंस भी 25 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस भी 25 सेंटीमीटर। तो उसी शॉर्ट में लिखा हुआ है 25 × 25, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, मतलब कि खाद प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। तो धान के खेत के लिए NPK के जो अनुपात होता है वो होता है 160 और 60 kg पर हेक्टेयर। मतलब कि 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 60 kg पोटेशियम चाहिए। अब क्या होता है, धान में नर्सरी स्टेज में जब प्लांट छोटा होता है उस समय धान में एक महत्वपूर्ण बीमारी लगती है, उसको बोलते हैं खैरा डिजीज। यह क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा बार धान से अगर कोई क्वेश्चन है तो खैरा डिजीज से क्वेश्चन आता है कि खैरा डिजीज किसकी कमी से होता है। वो होता है जिंक की डिफिशियंसी ऑफ जिंक की कमी से होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं
जिंक सल्फेट 25 kg पर हेक्टेयर की दर से पूरे खेत में स्प्रे करते हैं। अब है कि खैरा डिजीज जिंक की कमी से होता है, इसके बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया? देखिए इसके पीछे एक कहानी है कि एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर YL ने, और ये जो है GBP UAT यानी कि पंतनगर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। बात है 1966 की। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब कि वे जो धान के फील्ड पर खड़े थे और वे क्या कि धान पर कुछ काम कर रहे थे, तभी उन्होंने अपने मजदूर को बोला कि जाओ मतलब कि स्टोर से जिंक सल्फेट का बोरा लेकर आओ। तो जब वह मजदूर जिंक सल्फेट का बोरा लाने के लिए गया तो वह जो बोरा था वो बोरा थोड़ा सा फटा हुआ था। तो क्या हुआ क्या कि जिंक सल्फेट का जो है दाना मतलब क्या कि खेत के पास से जो है गिरते आया। तो जब जिंक सल्फेट का जो है दाना जहाँ जहाँ मतलब क्या कि धान के पास गया वहाँ वहाँ उन्होंने देखा कि जो है खैरा डिजीज मतलब वहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किया और मतलब फील्ड में जिंक सल्फेट का जो है क्या कि मतलब फील्ड में जिंक सल्फेट को अप्लाई किया और उन्होंने देखा कि जो है क्या कि जिंक सल्फेट को डालने से खैरा डिजीज की समस्या ख़त्म हो रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो 1966 ईस्वी में GBP UAT, ठीक है, GBP UAT गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यह जो है इंडिया का फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है खैरा डिजीज की खोज की कि खैरा डिजीज जो है वह जिंक की कमी से होता है। इसके लिए जिंक सल्फेट 25 kg पर हेक्टेयर अगर हम लोग खेत में अप्लाई करते हैं उससे जो है खैरा डिजीज की समस्या समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है खैरा डिजीज की खोज हुई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, बस अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि बायो फर्टिलाइजर, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि धान के खेत में बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्या हम अप्लाई करते हैं, तो इसको अप्लाई करते हैं BG या एजोला, और ये जो है 20 से 25 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर की दर से हुआ जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। और मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो को हिंदी में ही समझाने का, तब पर भी अगर आप लोग के मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।